अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, तो आज़ादी के टाइम पे उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क जो है वो उसका एक छोटा मैं वो बता दूंगा कि उस वक्त 1950 में हिंदुस्तान में जो खाने की पैदावार होती थी, जिसमें चावल, गेहूं और दाल जो भी निकलता है, जो पैदावार होती थी वो थी 55 मिलियन टन्स। और आज 75 साल गुजरने के बाद ये तादाद हो गई है 305 मिलियन टन। इसके अलावा जो जीडीपी की अक्सर बात होती, निर्मला सीतारामन रहो या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहो, उन्होंने भी बात करते जीडीपी की। हालांकि आम आदमी को इस जीडीपी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि फिगर्स का मामला है और हिंदुस्तान की तरक्की का मामला है, तो मैं जीडीपी की भी एक बात कर दूं। उस वक्त का जो जीडीपी था 2,70,000 करोड़ रुपए था 1947 में। इस वक्त ये है 150 लाख करोड़ रुपए। तो यकीनन हिंदुस्तान तरक्की की राह पे बहुत ज़्यादा है। अगरचे कि बीजेपी ये कहेंगी कि नेहरू ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, लेकिन हिंदुस्तान यकीनन ये तरक्की किया है। और मौजूदा वक्त में अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान आज दुनिया की बड़ी आबादियों में हिंदुस्तान का नंबर 6वां है। 2031 तक टारगेट ये है हिंदुस्तान का कि वो तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने का टारगेट है। लेकिन किस हद तक उसको बनाया जाता है वो देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लॉकडाउन के आने के बाद या कोविड आने के बाद या नोटबंदी और कोविड के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्हतात इसमें आया है। तरक्की की जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो अब 46 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पास फॉरेन रिजर्व है। और इंडियन रेलवेज़ की अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त रेलवे की जो ट्रैक्स थे वो तकरीबन 68,000 किलोमीटर्स थे, जो अब बढ़कर तकरीबन 4 लाख किलोमीटर हो गए हैं। और सड़कों की जो लंबाई है हिंदुस्तान भर में अगर देखेंगे तो 1947 में ये 4 लाख किलोमीटर्स की थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 64 के करीब है। लेकिन मैं राउंड फिगर में बात करूंगा तो तकरीबन 65 लाख किलोमीटर्स सड़क हिंदुस्तान भर में सड़कें जो डाली जा चुकी हैं। और ये दुनिया के एतबार से अगर देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरी दुनिया में इंडिया के रोडों का। 1950 में हिंदुस्तान के गांव में तकरीबन 3,000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी थी, जो अब बढ़कर 60 लाख गांव में हिंदुस्तान के आज मौजूद है। लेकिन इन सब तरक्की के बाद भी अगर देखेंगे तो हम पर कैपिटा जीडीपी के अगर हम जाएंगे तो वहां पे हिंदुस्तान काफ़ी पीछे रह जाता है या काफ़ी कम हो जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, आम एक औसतन उम्र जो हिंदुस्तानी जीता है, उसमें अगर देखेंगे तो कई दूसरों ममालिक से अगर ख़ास तौर पे जापान में अगर देखेंगे तो तकरीबन 85-90 साल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में रहती है, लेकिन हिंदुस्तान में ये काफ़ी कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चा पैदा होने के बाद मर जाते हैं, उसमें भी हिंदुस्तान काफ़ी पीछे है। अब ग्लोबल फूड हंगर इंडेक्स में जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसमें भी हिंदुस्तान बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नीचे उतरता चले गया है। और ख़ास तौर पे ये 2019 से लेके 2022 तक अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आज खाने के लिए बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में परेशान हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ओवरऑल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात है, वहाँ पर भी हिंदुस्तान काफ़ी पीछे है। हेल्थ सेक्टर में जो पैसा खर्च किया जाता है आम हिंदुस्तानी की सेहत आमा के ऊपर, उस मामले में भी हम काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और नई देन जो सब तरक्की में हुआ और ये इसकी भी बात हुई, लेकिन साहब के आने के बाद एक और परेशानी में इजाफा हुआ है, वो है बेरोज़गारी। आज बेरोज़गारी की सतह सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रिकॉर्ड की जा रही, जो कहा जाता है कि 8% है। लेकिन 8% किस बुनियाद पे होता है या कैसा होता है वो एक लंबा टॉपिक हो जाता है, तो इसमें अपनी मौजू से नहीं हटूंगा। 8% जो हिंदुस्तान बताती है कि 8% आज है, बल्कि मैं एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ा था कि 7.9% है। 1950 में ये तकरीबन 3% थी। तो अंदाज़ा लगा सकते कि आज बेरोज़गारी का हद क्या है। बेरोज़गारी अपनी जगह है, लेकिन रोज़गार के मौक़े काफ़ी बहुत ज़्यादा आज भी मौजूद हैं। हुकूमत वक्त कोशिश ये कर रही है कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार रहे।
या बेरोजगार रखना चाहती है। या मैं ये भी कह सकता हूँ, इसी जुमले को अगर पलटा के बात करूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर आज रोजगार जो हिंदुस्तान में जो वेकेंट सीट्स है गवर्नमेंट में, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, सरकार में या सरकार के दीगर शोबों में अगर हम बात करेंगे तो जो खाली मखलूआ जो जायदादें हैं उसकी अगर हम बात करेंगे तो भरना क्यों नहीं चाह रही गवर्नमेंट, उसमें अगर देखेंगे तो यही जुमले को मैं पलटा के बोलूँगा कि शायद इसमें जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उससे SC ST को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, BC SC ST को फ़ायदा हो सकता है, या ख़ास तौर पे SC और ST को फ़ायदा हो सकता है। शायद इसीलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाह रही, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं उसको फिल नहीं कर रही, या मखलूआ जायदादों को भरने के लिए गवर्नमेंट अभी पसोपेश कर रही है। आइए मखलूआ जायदादों के ऊपर हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि 4600 मखलूआ जायदादें सिर्फ IIT जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बहुत नामवर जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें 4600 जॉब्स आज भी मखलूआ हैं। दीगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पूरे हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें देखेंगे तो तकरीबन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ मैं, उसमें तकरीबन 10 लाख जॉब्स, 10 लाख नौकरियां आज भी खाली हैं और उम्मीदवार के इंतज़ार में हैं। चाइना और पाकिस्तान से हर वक्त सांप डराते रहते पूरे लोगों को, पूरे 140 करोड़ लोगों को, और उसमें मुसलमानों को बोलते कि मुसलमान फ़लाँ जगह के फ़लाँ मुल्क के हामी होते हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन फिल वक्त हिंदुस्तान के सर पे 2 ख़तरे हैं, वो एक है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, और इनका मुकाबला करने के लिए हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस वो लोग मुकाबला करते हैं। तो उस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये कहा गया है कि वहाँ भी 5 लाख के करीब वैकेंसीज, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ तो आप समझ सकते कि तकरीबन एक 5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जॉब्स वहाँ पे खाली हैं। टीचिंग जॉब्स की अगर हम बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो वहाँ पर भी तकरीबन पूरे हिंदुस्तान भर में 5 लाख नौकरियाँ आज भी पूर्ण होने के हैं। टीचिंग तो पढ़ने की आती बात तो बच्ची बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात आती है, लेकिन टीचर दी नहीं रहेगा तो ना बेटी पढ़ेंगी ना बेटा पढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैकेंसीज भरे नहीं जा रहे हैं। बैंक्स में नौकरियों को कम किया जा रहा है, 10-50 लोग अगर काम करते थे तो वही काम 10 लोगों से लिया जा रहा है। तो बैंक्स में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी 50,000 जॉब्स काफ़ी ज़्यादा खाली हैं आज सरकारी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक की हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता है हिंदुस्तान को, शायद आबादी के हिसाब से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो खुद हिंदुस्तानी लोग ही हिंदुस्तान की चीज़ें जो ख़रीदते हैं उससे आमदनी, जो टैक्स आमदनी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उससे काफ़ी ज़्यादा, अब तो 1 लाख करोड़ के करीब GST हर महीना औसतन वसूल किया जा रहा है आवाम से, 140 करोड़ आवाम से। अगर देखेंगे तो टैक्स की शरह भी देखेंगे तो टैक्स भी इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर को काफ़ी रियायतें देती चली जा रही है हुकूमत। बैंक EMI ऊपर हो गया है, बैंक रिपो रेट, RBI का एक रिपो रेट आता है उसमें भी बैंक EMI हर एक का बढ़ गया है। पेट्रोल तो हर वक्त बढ़ते चले जा रहा है। अब बारी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में भी गवर्नमेंट, अभी पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है कि नया बरखी कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसे मंजूरी मिलने के बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आपके घर की बिल 500 रुपये आती है तो ये तकरीबन 900 के करीब हो जाएगी, तकरीबन डबल हो जाएगी। 1000 पकड़ के चलिए आप, तो डबल होने की एक बात आ रही है। वैसे अभी थोड़े दिन पहले ही बात आई थी पार्लियामेंट सेशन में कि इफ़रात ज़र को रोकने के लिए गवर्नमेंट नाकाम हुई है, लेकिन बहरहाल दूसरे तरफ अटेंशन चले गया था, उसमें बात तो ज़्यादा देर तो नहीं हुई, सिर्फ 2 दिन उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन बात यही थी कि चावल की कीमत आज 30% ऊपर है। डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी GST लागू किया गया है अभी। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि जो शादियां होने वाली हैं उनके ऊपर भी, शादी में खाने के ऊपर, उस पर भी GST लागू किया जाएगा। ये सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन हुकूमत फिलवक़्त, मौजूदा हुकूमत की मैं बात करूँगा तो मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल
हाउसेस के लिए, चाहे वो मोदी हो, अंबानी हो, ऐसे जो जो लोग होते हैं, टाटा, बिरला, बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनका अब तक जो कर्जा माफ़ हुआ है इस साल, जारिया साल की बात करूँ मैं, वो 10 लाख करोड़ रुपए अभी तक माफ़ किया गया है। अगर 2019-20 में देखेंगे तो ये सिर्फ 2 लाख करोड़ का कर्जा था जो माफ़ हुआ था। उससे पहले अगर जाएंगे 16-17 में अगर चले जाएंगे तो वो तकरीबन 1,20,000 करोड़ के करीब कर्जा था जो माफ़ किया गया था। लेकिन इस मर्तबा पहली बार साहब के राज में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का माफ़ किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई बहस चल रही है कि जो मुफ्त में राशन, मुफ्त में कपड़े, मुफ्त में ये चीज़, फलां चीज़ तकसीम, सब्सिडी के ऊपर बात आ रही, तो ये फ्रीबीज ख़त्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो उसमें अब गरीब को, अभी तक तो ये था कि गरीब को राशन मिल जाता था, दाल, चावल, शक्कर ये मिल जाती थी, लेकिन अब ये इस पर भी एक किस्म से पाबंदी आने वाली है, नज़र आ रही है। उसमें क्या होता मोदीस्तान में, आगे वक्त ही बताएगा। मरकज़ हो, रियासत हो, ये सब लोग आज, हर हुकूमत पूरे हिंदुस्तानियों को, मैक्सिमम हिंदुस्तानियों को ये कहूँगा कि शराब बेच कर अपने ख़जाने भर रही है। अब शराब की लानत अगर देखेंगे तो गुजरात, जो कि ड्राई स्टेट है, गुजरात में शराब पर पाबंदी, मुकम्मल नशाबंदी है वहाँ पे, उसके बावजूद भी वहाँ पर भी काफ़ी लोग ऐसी शराब पीकर या देसी शराब पीकर मरते मौत के मुंह को देख रहे हैं। एक पिक्चर भी आई थी रईस नाम की, शाहरुख खान उसमें एक्टिंग करे थे, वो भी बनी थी कि वहाँ पे एक डॉन थे गुजरात के, उनके ऊपर ये पिक्चर बनी थी। वो शराब का कारोबार करते थे, उसमें भी बताया गया, पिक्चर में भी बताया गया था ये। तो लेकिन अब अभी भी गुजरात में मैं समझता हूँ कि शराब का जो चलन है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन कंज्यूमर ड्रिवन इकॉनमी की जो बात है, उसमें अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट एक तरफ ये पाबंदी लगाई है कि 15 साल पुरानी गाड़ी अब सड़कों पर नहीं घूम सकेगी। ये बात तो सही है, लेकिन क्या गाड़ी के सेल्स बढ़े हैं? गाड़ी के सेल नहीं बढ़े। गाड़ी तो क्या, मोटरसाइकिल के जो सेल हुआ करते थे, 2 करोड़ 20 लाख के करीब जो सेल मोटरसाइकिल के होते थे सालाना, वो कम होकर 1 करोड़ के करीब भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीब हो या अमीर हो, घर चलाने के लिए उनको काफ़ी तंगी महसूस हो रही है, तो दूसरे खर्चे के लिए उनका तवज्जो उधर जा रही नहीं, गाड़ी की तरफ हो या ये हो। अलबत्ता हिंदुस्तान में एक चीज़ जो नहीं थी, जो अब आ गई है 2014 के बाद से, वो ये है कि गरीब और अमीर में फ़र्क बहुत हो गया है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो गाड़ियों की जो बात हो रही थी, गाड़ी, आम गाड़ी मारुति हो या छोटी गाड़ियाँ हैं, इनका सेल तो कम हुआ है, लेकिन 4 करोड़ रुपए की जो गाड़ी आती है, वो रोल्स रॉयस हो या लैम्बोर्गिनी हो या और कोई ऐसे गाड़ियाँ आते हैं, 4 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर गुज़िश्ता साल, फिगर्स तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये कहूँगा अगर गुज़िश्ता साल एक गाड़ी 4 करोड़ रुपए की और 100 गाड़ियाँ अगर बिके थे, तो उसके सेल में काफ़ी ज़्यादा 86% के करीब, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 86%, मतलब 100 के और आप और डबल कर लीजिए, और एक 100 के करीब, बल्कि 186 के करीब ये सेल बढ़ गया है। तो गरीब और अमीर में एक फ़र्क बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अब होने वाला क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। फूल तो खिलता चले जा रहा है, कमल का फूल, लेकिन ईवीएम की बदौलत है या क्या हो सकती ये नहीं मालूम, लेकिन अवाम आज फिलवक़्त परेशान है। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि यह अवाम की परेशानी को देखकर ही एक नए सोशल इंजीनियरिंग या मौजूदा दौर के वीपी सिंह बनने की कोशिश में एनडीए को छोड़कर आरजेडी की सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन अब वो अपनी नज़र शायद वज़ीर आज़म की कुर्सी पर रखे हैं, इसलिए कि बिहार में 40 सीट में 39 सीट्स आज एनडीए के पास हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर बिहार ही 40 सीट में अगर कुछ बदल फेर करता है, या यही 40 सीट अगर फ़र्ज़ कीजिए 39 सीट्स अभी मौजूदा के उसमें आरजेडी और जेडीयू को चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम 2024 में पूरा हिंदुस्तान का एक रोल बदल सकता है, मतलब सियासी मंजरनामा पूरा तब्दील हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या हिंदुस्तान गुलशन गुलफाम बनता है या फिर किस तरफ जाता है। वैसे
ये भी कहा जा रहा है बाज़ रिपोर्ट्स में कि नीतीश कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकनाथ शिंदे का जो रिपीट टेलीकास्ट बीजेपी करना चाहती थी, उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया है और अब जाके वो पुराने अपने दोस्त लल्लू के बेटे के साथ अपने गले लगा लिए हैं और हिंदुस्तान की सियासत को बदलने की शायद एक कोशिश चल रही है। देखना ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि टर्नकोट होना या इनसे दोस्ती छोड़कर किसी और की दोस्ती छोड़ना। बरखौर चंद्रबाबू नायडू के सियासी मैदान में कोई मुस्तकिल दोस्त या कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने ये किया है। वैसे बीजेपी के लिए कि ये कोई नया खेल नहीं है। कर्नाटका में एक खेल हुआ था, गोवा में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो ये तो बीजेपी का एक खेल है। अब तेलंगाना भी कब पीछे रहने वाला था? तेलंगाना में भी यही बीजेपी यही खेल खेल रही कि आज 12 लोग टीआरएस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाने वाले हैं, या शायद कल 15 लोग हमारे पास आने वाले हैं। लेकिन ये यहाँ के सदर साहब जो बीजेपी के सदर है बंडी संजय, उनका मानना है, उनका बोलना है, उनका बकवा है, इलेक्शन स्टंट है, मीडिया अटेंशन के लिए उन्होंने नई बात करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर वैसा देखा गया तो पार्टी से वफादारी बदलने का अगर सिलसिला देखेंगे तो केसीआर इस खेल के काफ़ी माहिर हैं। केसीआर ने 2019 में 12 कांग्रेस के लोगों को अपने तरफ खींच लिया, 2 टीडीपी के एमएलएस को अपने तरफ 2021 में अपने तरफ खींच लिए। तो अब तक अगर 2018 से देखेंगे तो तकरीबन 18 एमएलए ऐसे थे जो दूसरी पार्टी छोड़कर टीआरएस में आ गए हैं। लेकिन जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि मैन मेड डिज़ास्टर, एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर जो वाक़ई में अल्लाह ताला की तरफ से होता है जिसको हम रोक नहीं सकते, एक होता है मैन मेड डिज़ास्टर या सेल्फ गोल। अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो सेल्फ गोल एक जो होता है वो शायद ये 18 एमएलएस को टीआरएस अपनी पार्टी में शामिल करके क्या ये बताने की कोशिश की है कि मैं अपोजिशन को नहीं रखना चाहता। तो अपोजिशन तो चले गई है सामने से, लेकिन अब अपोजिशन के लिए उनके सामने 2 पार्टीज आ रहे हैं, एक है कांग्रेस तो दूसरी है बीजेपी। और केसीआर ये कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाओ, ये बताया जाए तेलंगाना के अवाम को कि टीआरएस और बीजेपी में मुकाबला है, कांग्रेस का कोई मुकाम नहीं है। अलबत्ता हम अगर जाएंगे तो अज़ला में कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी रसाई बना रही है और फिर से आवाम के बीच में एक छे में गोई शुरू हो गई या बातचीत ही शुरू हो गई कि कांग्रेस ही शायद अच्छी थी। ये बात आ रही है इसलिए कि एससी तबका एक तरफ टीआरएस से खुश नहीं है तो दूसरी तरफ मुसलमान भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है। बीजेपी के साथ बीसी तबका बहुत ज़्यादा साथ है, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि कांग्रेस का जो आवाम में कबूलियत आ रही है कांग्रेस के ताल्लुक़ से, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि टीआरएस और बीजेपी सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए लड़ लेंगे। ये बात भी ज़रूर है कि अभी कैबिनेट की मीटिंग में केसीआर साहब ने कहा है कि 10 लाख आसरा पेंशन देने वाले हैं। अब तक 26 लाख को लोगों को दे रहे थे आसरा पेंशन, ये 33 लाख होने जा रहे हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ तो आप ऐलान तो ज़रूर कर रहे हैं, कान खुश करने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स को ही सिवाय हैदराबाद में यकीनन 1 तारीख को टीचर की तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन अज़ला में अगर जाएंगे तो अज़ला में 5 से 15 तक तनख्वाह कभी ना कभी बैंक में आती है। अब मज़ीद 10 लाख लोगों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं आप, या आंगनवाड़ी टीचर्स में 5000 टीचर्स की भर्ती की बात कर रहे हैं, अब उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे। एक और हुस्न इत्तेफाक ये भी हुआ इस हफ्ते अगर देखेंगे तो केसीआर साहब दिल्ली चले गए थे। यहाँ पे ये कहा गया कि पीएम नहीं मिले, होम मिनिस्टर नहीं मिले, बहरहाल दिल्ली में बैठे थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई, कोई नहीं। एक बार अखिलेश यादव आके मिल के चले गए, लेकिन ये दौरा फजूल था, इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन इत्तेफाक आप समझ सकते हैं कि इत्तेफाक से ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दुर्रा एक जो कैंपेन निकली थी बीजेपी के तरफ से कि बस साहब जाओ साहब, तेलुगु में एक कैंपेन शुरू हुई थी बीजेपी की, उस पर पाबंदी लगा दी है। तो इत्तेफाक से ये चीज़ हो गई है, बीजेपी को झटका पड़ा है और टीआरएस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये कि ये कैंपेन रुक गया है।
लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों की बात है, 15 लाख रुपए की भी बात थी, देने का वादा था, 12% देने का वादा था यहाँ पे अगर हम तेलंगाना की बात करेंगे, और बहुत सारे थे, वक्त कमिश्नरेट बनाने की बात थी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी। तो इसमें यह है कि सिर्फ एक ही चीज़ बात याद आ रही कि यहाँ पे एक हदीस का मफ़हूम ज़रूर कहूँगा कि मुनाफिक जो होता है, एक तो दुश्मन होता है, एक दोस्त होता है, एक बीच में मुनाफिक रहता है। तो मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो निभाता नहीं है, और जब उसको लीडर बनाया जाता है तो वो खयानत करता है। खैर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुनाफिक कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दुश्मन का तो खैर अंदाज़ा है सभी को, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा के हमें भी एहतियात के साथ अपनी डोर को मजबूती के साथ थाम के रखना है, और सिरातुल मुस्तकीम पे चलते हुए सब्र और इस्तिकामत को रास्ता नहीं छोड़ना है। हमें सोच समझ कर फैसला करना है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। फिल वक्त तो ये है कि जो है वो है हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि यही सब चीज़ बातें हैं। आज आप समझ गए होंगे कि 75 साल में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और किसकी देन थी, और 6 साल 8 साल में कितना हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है, इसका भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगले हफ्ते तक सोचिए, इसके ऊपर गौर कीजिए, फिर नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं फिर आपको अगले हफ्ते मिलूँगा। इस हफ्ते की बात यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।